KPMG से आप फॉरेंसिक सर अगर हम आउटसोर्स नहीं कर सकते तो क्या हायर करने में कोई प्रॉब्लम है? ब्रेन तो हमारे हैं ना, ब्रेन तो हमारे हैं, अगर क्या हम उनको हायर नहीं कर सकते? हायर करें, आपको बता दो मसला क्या है। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। मसला क्या है? मसला ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। मैं दोबारा साबित कर सकता हूं। लूप होल्स रखे जाते हैं ताकि उनसे प्ले किया जा सके। बता दूं, चीनी का बहरान आया था, आपको याद होगा, पिछली हुकूमत के दौर में और इस हुकूमत के दौर में। ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड की मैं बात बता रहा हूं कि उसको बताया गया हमारी ECC को कि जनाब चीनी की इतनी प्रोडक्शन है, इतनी डिमांड है और आलमी मंडी में इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए आप इसको इंपोर्ट कर लें। तो उस फाइल को डंप कर दिया गया, हालांकि एजेंडे में था। मगर अब तो कमीशन बना, शायद 2 पार्टियां यहाँ बैठी हैं। नहीं, मैं आपको गारंटी कर दूं कि कुछ नहीं होगा। बस। लेकिन मसला क्या है, अब आप बताइए कि इसमें कौन सी कॉम्पिटेंस की बात होगी। अब जब ये आपने जानबूझ के ये किया कि कीमतें बढ़ जाएं ताकि शुगर मिल ओनर्स जो हुकूमत में शामिल हैं, तो मैं आपको 1 दर्जन से ज्यादा चंद बरसों में वो मिसालें दे सकता हूँ जहां के हमारे अपने लोग जिनके पास कॉम्पिटेंस भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो जानबूझ के कंडोन करते रहे। या तो वो इंटेलेक्चुअल करप्शन था या फाइनेंशियल करप्शन था। मसला क्या है कि अब जैसे ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का एक रोल रहा उसमें तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमें इस चीज को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारे इदारे जो हैं वो करप्शन की वजह से तबाह हो गए हैं। पार्लियामेंट काबिल तकलीद मिसालें पेश नहीं कर रही। कानून में इस तरीके से गुंजाइश रखी जाती है जैसे कि आजकल ये जो रिफॉर्म GST में हो रहा है, तो कह रहे हैं जब स्टेक होल्डर से डिस्कस करेंगे। अरे भाई, स्टेक होल्डर से तो बाद में आप डिस्कस करें। जो शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं कि ये नाकाम रहेगा, हम भी यही करेंगे नाकाम रहेगा, आप उसको क्या सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं? GST को जो आपने करप्ट किया 10 साल में, तो नहीं, आज अगर आप बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन, सवाल यह है GST से आपने कितनी डॉक्यूमेंटेशन कर ली जो रिफॉर्म GST से करेंगे? बिल्कुल। फारूक साहब देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा 3 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बरहमी का इजहार किया तो उसके बाद तेजी आई है। तो यहाँ पे अगर हम ये सोचते हैं कि उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं थी और वो कर नहीं पा रहे थे, अब अगर आप देख रहे हैं कि आज अखबार में ये आया है कि मोइन इस्लाही जो हैं उनको जनाब समन भी जो इशू हो गए हैं और काफ़ी तेज़ी इसके अंदर आई है। मगर इससे पहले ये तेज़ी जो थी वो FIA में देखी नहीं जा रही थी। तो ये नहीं शो करता कि ये चीज़ जो है, ये प्रॉब्लम जो है कॉम्पिटेंस की नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास ज़राए नहीं है या उनके पास ये जो है प्रेशर जो था, पॉलिटिकल प्रेशर, उसकी वजह से इस चीज़ को जो है तहकीकात में तेजी नहीं की जा रही थी। यानी इन अदर वर्ड्स आप यही कह रहे हैं ना कि विलिंगनेस नहीं थी। विलिंगनेस नहीं है जी। अब ये जो इन लोग ने पॉलिटिकल विल की बात की और विलिंगनेस की बात की, वो एक्चुअली है क्या? फारूक साहब, हम सो सॉरी, मुझे फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटे से हम ब्रेक लेंगे और फिर यहाँ से शुरू करेंगे। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के इदारों में जो फैली हुई करप्शन है, और फरूक नसीम साहब कह रहे थे कि देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो फरूक साहब, आप बता रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई नोटिस देता है तो क्योंकि उस फंक्शनरी की नौकरी दाव पे, तो उसमें विलिंगनेस आ जाती है। ये जो कानून साज हैं वो कौन लोग हैं? वो हमारे सारे फ्यूडल्स हैं। ये एक बड़ी फंडामेंटल डिबेट है। जब तक कानून साजी ऐसे फ्यूडल्स के हाथ में रहेगी, कुछ नहीं होगा। ये पॉलिटिकल विल नहीं आएगी। पॉलिटिकल विल आनी चाहिए ना, एक विल होनी चाहिए कि ये ऐसा करना है। तो जब तक ये नुमाइंदगी मिडिल क्लास नहीं करेगी, देखिए मिडिल क्लास वो है जिसके पास मोरालिटी भी है, जिसके पास ये विल भी है कि ये करप्शन नहीं होना चाहिए, ये हर चीज सही चलनी चाहिए। जब तक क़यादत या पार्लियामेंटेरियंस मिडिल क्लास से नहीं आएंगे तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो आप तो इनकलाब की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं इनकलाब की बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ये देखें, सुप्रीम कोर्ट हर केस में, हाई कोर्ट हर केस में नोटिस इशू नहीं कर सकती। आप देख लें कि इन द पास्ट ऑल्सो साल 2 साल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों में प्रोसिक्यूशन या प्रोसीडिंग्स शुरू की, लेकिन उसको शायद पाए तकमील तक किसी वजह से नहीं ले जा सकी। सुप्रीम कोर्ट हर चीज का, हाई कोर्ट हर चीज का इलाज नहीं है। जब तक आपके पास ये पॉलिटिकल विल नहीं है और जब तक आपके पास सिक्योरिटी नहीं है प्रोसिक्यूटर की और विटनेस की, जैसे शब्बर जैदी ने कहा, शब्बर जैदी ने कहा मैंने आज तो कर दिया, कल को क्या होगा मुझे उठवा लिया जाए, कुछ कर दिया जाए, किसी चीज की सिक्योरिटी नहीं, तो व्हाई शुड आई पुट एनीथिंग एट स्टेक। तो जब तक वो सिक्योरिटी नहीं है, पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है, टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं, और वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी जब तक आपका मिडिल क्लास जो है वो पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा।
शाहिद साहब आप एग्री करेंगे इसमें? तो बहुत टाइम लगेगा एक सिस्टम को बिल्कुल, चेंज मैं अगर आपसे किया सहमत जाएगा और आप इंतजार करें, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर आप जितने भी इलेक्शंस करवा दें, वही फैमिलीज, वही लोग, वही वडेरे, वही जागीरदार, किसी का चाचा, किसी का ताया, किसी का भाई, किसी का बेटा, ये तो, और इसमें प्रोसेस में टाइम भी लगेगा। तो क्या जब तक खुली इजाजत हम दे देंगे कि जनाब करप्शन करते रहें, अरबों रुपए लें, खा लें, क्योंकि कानून के अंदर आप प्ले कर सकते हैं और इन तमाम चीजों की एडवांटेज ले सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि कोर्ट्स तो जब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक तहकीकात सही नहीं होगी। अगर तहकीकात सही नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेसिक चीज खाली मिडिल क्लास की नहीं है। बेसिक चीज ये है कि आर्टिकल 62 और 60 के तहत 63 के तहत जो आदमी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, वो असेंबली में पहुंच गया। मेरे हिसाब से 3/4 जो है आपकी असेंबली गालिबन वो क्वालिफाई नहीं करेगी इलेक्ट होने के लिए। नंबर एक तो बुनियादी चीज हो गई। दूसरी बात यह कि रूल ऑफ लॉ नहीं है और अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। मैं हिफाजत वाली बशब्बर जैदी साहब से भी एग्री नहीं कर रहा हूं। मैं चीनी का जब बहरान आया था मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उस वक्त नैब का चेयरमैन जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल सर्विंग, और उन्होंने ये कहा था कि जी हम इसकी तहकीकात करेंगे। रिकॉर्ड पे मैं और आपने मेरे प्रोग्राम में आके बड़े सख्त लफ्जों में ये कहा था कि ये माफिया है जो तमाम चीजें कर रहा है। तो उसके 24 घंटे के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, जिसको टोटल प्रोटेक्शन थी, नैब का चेयरमैन था, यूनिफॉर्म थी, उन्होंने कहा जी हम इससे दस्तबरदार हो रहे हैं, हम चीनी की जो अकाउंट वो जो फ्रॉड हुआ है, बहरान पड़ा है, इसकी तहकीक नहीं करेंगे। अब खुदा के लिए मुझे बताया जाए कि उससे ज्यादा प्रोटेक्शन किसके पास थी? जनरल की हुकूमत है, वो खुद जनरल है ना, वो भी गिव अप कर गया। गिव अप कर गया। और एक नहीं है, मैं आपको आई कैन गिव यू डजन्स ऑफ केसेस। मसला क्या है? माशरे में करप्शन है, लोग जो है वो बिल्कुल लाताल्लुक हो गए हैं, वो करप्शन का हिस्सा भी बन जाते हैं, टैक्स की चोरी में भी शरीक होते हैं, ऐसे लोगों को लाते भी हैं। और मैंने जैसे कहा कि जब तक लॉ मेकर्स, पार्लियामेंट, हुक्मरान, वहां पर ये चीज नहीं होगी। मसलन अब एक आदमी जो है, ये फरूक नईम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहां तक जाएगी, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। उनके पास अगर तहकीकात होके नहीं आएंगी तो उसके केस का रिजल्ट नहीं आएगा ना। बहुत से काम जो उनका है वो रह जाते हैं, सीओ मोटर नोटिस लेने लगे हैं। देखिए, आम आदमी को इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही है, वो उसको नहीं मिल रही, वो करप्शन का विक्टिम भी है, तो उसको फिर इस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बुनियादी चीज ये है कि अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी इस मुल्क में मौसर, शफाफ, उस वक्त तक कोई चीज नहीं हो सकती। और अदारों को हम मजबूत आज भी नहीं कर रहे, बल्कि मैं अगर मुझसे पूछें तो पिछले चंद वर्षों में इदारे मजीद कमजोर हुए हैं। बिल्कुल। शमर साहब आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा हम बहस से आते हैं। ये तो डिसाइड हो गया कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हैंडीकैप्स हैं। अफगान ट्रांजिट के अंदर जो है एक बार माफिया लगा हुआ है, तकरीबन 300 अरब रुपए का हमें नुकसान हो रहा है सालाना। मतलब ये चीज सुप्रीम कोर्ट की नजर में आई गई है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे शौकत तरीन, उन्होंने कहा है कि एफबीआर में 500 अरब रुपए का करप्शन है। एक तो ये बताया अफगान ट्रांजिट जो है ये हमें खा रहा है किसी तरीके से। इसको हम नहीं कर सकते कि जब हम कंटेनर्स इंपोर्ट करते हैं उस वक्त हम यहां पे उनसे ड्यूटीज ले लें और जब वो चले जाएं तो उसके बाद वो रिफंड की जाए। अभी तो ये है ना कि हमने छोड़ दिया, जाते ही नहीं है, तमाम चीजें हो रही है। 5000 कंटेनर्स हमारे मिसप्लेस हो गए हैं, जो निकले थे पता ही नहीं कहां पे हैं। मैं आपकी पहली बात क्या इसका वे आउट क्या है? पहली बात क्लियर कर दूं। बात तो सब कह रहे हैं कि ये ट्रांजिट ट्रेड में करप्शन हो रही है, अब वे आउट भी तो कोई निकाले। मैं आपकी पहली बात क्लियर कर दूं। शौकत तरीन साहब का वो जो स्टेटमेंट है उसके दो कॉन्टेक्स्ट हैं, उसको समझे। बाज़ दफा उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि अगर कलेक्शन पूरी हो तो 500 आ जा सकते हैं। वो ये नहीं कह रहे थे कि किसी ने जेब में 500 रख लिए। दो अलग चीजें हैं सर। नहीं सर, बहुत वो नहीं, वो नुकसान तो हुकूमत को 500 अरब रुपए का हो रहा है। उससे आगे आ रहा हूं, मगर जेब में रख रहे हैं वो एक अलग अमाउंट है। ये वो अमाउंट है जो डेफिनेटली आ सकती है, नहीं आ रही बिकॉज ऑफ कंट्री इज लूजिंग। हाँ जी, दैट्स द सेकंड। अब आ जाए अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर। देखिए, दुनिया में 22 मुल्क हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान कोई इकलौता मुल्क नहीं है, मगर बदतरीन जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान का अफगानिस्तान का है। इससे बदतरीन एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं है। दुनिया में दो तरीके उसके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप लगाते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब ये होता है कि अफगानिस्तान में अगर काली चाय नहीं पी जाती तो काली चाय अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट नहीं होगी। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। अफगानिस्तान की आबादी अगर 20 लाख रुपए है, 20 लाख बंदों की है, तो जूते 20 लाख आएंगे, 40 लाख नहीं आ सकते। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जो इंडिया ने नेपाल पे लगाई हुई है। नेपाल और इंडिया का यही पोजीशन है। चेक रिपब्लिक है, वो इसी कंट्री पर आता है। एक होती है जो आपने अर्ज किया कि आप ड्यूटी ले लें और वापस कर दें। अब
اب آپ مصیبت پاکستان کی ہے کہ افغانستان جو ہمارا پڑوسی مسلم دوست ملک ہے وہ کسی چیز سے ایگری نہیں کرتا، نہ وہ پہلے سے ایگری کرتے نہ وہ دوسرے